हेलो बडीज, वेलकम टू द CSS क्लब। आई एम योर होस्ट अली। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है FATF ग्रे लिस्ट एंड पाकिस्तान एसिड्स टेस्ट। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में रहना पड़ेगा जून 2021 तक। उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान को जो 27 पॉइंट्स एक एक्शन प्लान दिया गया था उसमें से पाकिस्तान ने सिर्फ अभी तक 24 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि जो पाकिस्तान के अलायंस थे, जैसे जिनमें चाइना है, मलेशिया है, सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपनी सपोर्ट शो नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजीद जून तक ग्रे लिस्ट में रहना पड़ेगा और अपने जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम एक डीप एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली फैटफ है क्या, इसमें लिस्ट जो है वो कैसे काम करती हैं और कितनी लिस्ट है और किन कंट्रीज को इसमें प्लेस किया जाता है। और उसके बाद हम एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे पाकिस्तान की, जो पास से लेके प्रेजेंट तक कवर करेंगे उसको, कि पाकिस्तान की जो एक फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन रही है, कभी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, कभी निकल आया, उसको एनालाइज करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रहा है नेशंस का या जो FATF का है, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अभी तक है। उसके बाद हम रेमिफिकेशंस देखेंगे कि अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो क्या रेमिफिकेशंस होंगी पाकिस्तान के लिए। एंड पे हम एक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या है गवर्नमेंट के पास अब, कि किस तरह हम जो है ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको एंड पे प्रोवाइड करूंगा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज होस्ट की है, अमन 2021। इसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन की थी? 35, 45, 25 या 55? इसको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा। अपने टॉपिक की तरफ आप बढ़ते हैं। बेसिकली जो फैटफ का मतलब है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1989 में G7 कंट्रीज के साथ मिलकर बनाई गई। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। G7 से मुराद है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। उनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन की एक काउंसिल शामिल है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक वॉचडॉग का काम करती है। इसका पहले जो एम था, पर्पस था जब ये बनाई गई, तो ये था कि जो बैंकिंग सिस्टम है इंटरनेशनल या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको जो थ्रेट्स हैं उनको ख़त्म करना, उनको उनसे डील करना। उसके बाद जब 9/11 हुआ तो फिर इसमें अक्टूबर 2021 में अक्टूबर 2001 में, सॉरी 2021 कह रहा हूँ, अक्टूबर 2001 में इसका जो है उसको वो एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें दो चीज़ें ऐड की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। अब इसका जो मेजर फोकस है वो इन दो चीज़ों पे है। इसकी बेस पे कंट्रीज को लिस्ट में डाला जाता है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और इसमें टोटल 39 मेंबर स्टेट्स हैं और एक ऑब्जर्वर स्टेट है इंडोनेशिया। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नेम जो है वो है मार्कर प्लेयर, करंट जो प्रेसिडेंट है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना ज़रूरी है थोड़े से, क्योंकि MCQs में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है। अब देखेंगे कि बेसिकली फैटअप में कितनी लिस्ट है। फैटअप में दो तरह की लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में बेसिकली उन कंट्रीज को रखा जाता है जिन कंट्रीज में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इफेक्टिव मेजर्स नहीं लेते। उन कंट्रीज को इसमें डाला जाता है जिन कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोई इफेक्टिव मेजर्स नहीं होते और उनमें प्रॉपर लेजिस्लेशन सिस्टम नहीं होता। फिर ये उनको रिकमेंडेशन जारी करते हैं। ये एक बेसिकली जो लिस्ट है इसमें वार्निंग के तौर पे डाला जाता है कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया, लेजिस्लेशन नहीं की, तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसमें अभी तक 19 कंट्रीज हैं, उसमें से पाकिस्तान भी एक है। अब ब्लैक लिस्ट जो है इसको बेसिकली कॉल फॉर एक्शन लिस्ट भी कहते हैं। कॉल फॉर एक्शन इसका जो नेम है।
इसमें उन कंट्रीज को डाला जाता है जिनको वार्निंग दी जाती है ग्रे लिस्ट में कि वो इफेक्टिव मेजर्स लें। जब वो नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करते हैं या जो उनको टास्क दिए जाते हैं, एक्शन प्लान दिया जाता है, उसको पूरा नहीं करते, फिर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में डालने की वजह से उन पे तरह तरह की सैंक्शंस लगी जाती हैं, उनकी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस उन पे लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से कोई उनके साथ ट्रेड नहीं करता है। अभी फिलहाल इसमें दो कंट्रीज हैं, द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और ईरान। अब हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है FATF ग्रे लिस्ट में, वो बेसिकली क्या थी। 1989 में FATF बना और 2008 में पाकिस्तान को पहली दफ़ा FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। 2008 में इस बेस पे डाला गया। ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि पाकिस्तान के पास कोई इफेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए, कि जो पैसा बैंक की IMF की तरफ से मिलता है या दूसरे मुल्क एड के तौर पे देते हैं और पाकिस्तान उसको टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ करता है। इस वक्त आपको जैसे पता है कि हम शदीद दहशतगर्दी फेस कर रहे थे, क्योंकि हमने 9/11 के बाद जो है हमने अमेरिका की जो वॉर है वो अफगानिस्तान में लड़ी और उसकी बेस पे पाकिस्तान भी जो है वो टेररिज्म पाकिस्तान ने फेस किया। पाकिस्तान ने फिर 2010 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मुतारफ करवाया, जिसकी वजह से इसको ग्रे लिस्ट में निकाल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को दोबारा 2012 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि तब पाकिस्तान के जो रिलेशन थे अमेरिका के साथ वो लोएस्ट ऐप पे थे। ठीक है, और ये चाहता था कि अब पाकिस्तान मजीद ग्रे लिस्ट में रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिए मनी लॉन्ड्रिंग के और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने एफर्ट्स की और पाकिस्तान 2015 में ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। इसी वक्त हमने CPEC में पार्टिसिपेशन की चाइना के साथ, ग्वादर CPEC बनाया, जिससे इंडिया और अमेरिका बहुत नाखुश हुए और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका चाहता था काउंटर करना चाइना को, इसलिए उसने पाकिस्तान को वार्निंग के तौर पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। और उन्होंने क्या बहाना बनाया, ये उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट जो आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जिसमें लश्कर तैयबा है, लश्कर जंगवी है और अलकायदा जैसे आउटफिट्स हैं, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है टेरर फिनांसिंग में। और पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान जो है इनकी सपोर्ट बंद करे और मजीद इफेक्टिव मेजर्स ले। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान को एक फिर 40 पॉइंट्स रिकमेंडेशन और 27 पॉइंट्स एक एक्शन प्लान दिया गया कि जिसको पाकिस्तान ने जिस पे काम करना है। अगर ये पूरे होंगे तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। 2019 में पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई, जिसमें पाकिस्तान ने 14 पॉइंट्स कवर किए। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च की हुई थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका के साथ उनके रिलेशन अच्छे थे चाइना को काउंटर करने के लिए, तो पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज करके ग्रीन लिस्ट में रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान प्रोग्रेस शो कर रहा था। लेकिन 2020 आ गया, फिर पाकिस्तान को 2020 में पाकिस्तान ने 21 पॉइंट्स तकरीबन कंप्लीट किए। इसमें पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी मुतारिफ करवाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया कि अभी आपको मजीद एफर्ट करने की ज़रूरत है। 2021 में जो पाकिस्तान दोबारा मीटिंग हुई रिसेंटली, तो पाकिस्तान ने 24 पॉइंट्स कवर किए हुए थे, फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, क्योंकि जो कंट्रीज है, जो मेन मेंबर्स हैं, वो नहीं चाहते, यूएसए है, इंडिया है, फ्रांस है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। इसीलिए अगर मेरिट पे फैसला होता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता। अब पाकिस्तान को मजीद जो है वो 3 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, और पाकिस्तान को जो अपने अलायंस है उनकी सपोर्ट भी नहीं मिली, अपनी जो डिप्लोमेटिक फेलियर है उसकी वजह से। उसको भी आगे चल के हम देखते हैं। इस पे हमाद अजहर जो हमारे एक इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमने 90% जो है वो अपना एक्शन प्लान कंप्लीट कर लिया है, बाकी का भी ये फोन हो जाएगा।
अब हम डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर देखेंगे कि FATF का जिस बेस पे पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है वही रीजंस इंडिया पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन इंडिया को उस लिस्ट में क्यों नहीं डाला जाता। बेसिक क्वेश्चंस रेज हुए हैं कुछ, ये आप उससे पहले एक डॉन का एक आर्टिकल देखेंगे जिसकी पिक मैंने ली हुई है कि FATF कीप्स पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट अंटिल जून डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। अगर मेरिट पे फैसला होता तो पाकिस्तान बाहर आ जाता। अब जो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं क्वेश्चंस कि पाकिस्तान को ये वॉच डॉग ने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, जबकि इंडिया पे भी वही सेम चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन इंडिया को ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं है। इंडिया ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है कश्मीर में, इंडिया दाइश को सपोर्ट कर रहा है। फॉरेन मैगजीन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि दाइश को इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, जो कि एक्टिविटीज़ कर रही है, इंडिया इसके लिए बाकायदा फंड देता है। तो पाकिस्तान इस बेस पे जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान पाकिस्तान को दिया गया है वो दाइश को क्यों नहीं दिया गया। और सेम जो चीज़ है पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी पे जो स्पाइंग, इंडिया स्पाइंग कर रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर, और जो है कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा है उसकी बेस पे हमने प्रूफ भी दिया है, रिसेंटली एक डोजियर भी जमा करवाया है। तो उसकी बेस पे इसको ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाला जा रहा और पाकिस्तान को अभी तक जो है वो क्यों रखा हुआ है। इंडिया जो है वो TTP को भी टेरर फाइनेंसिंग करता रहा है, इसको भी जो है फैटम वो इग्नोर क्यों कर रहा है अभी तक। अब जब इसको एक हमारे एक जर्नलिस्ट हैं अदीला खान, और जो हमारे सेनेटर भी रह चुके हैं रहमान मलिक, जब उन्होंने फैटफ के जो प्रेसिडेंट हैं मर्कर प्लेयर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो इस लिस्ट में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान को सेम इसी वजह से, सिमिलर केसेस की वजह से फैटफ की डोमेन में अभी तक लिखा जाता है। अब जो रिकमेंडेशन फैटफ ने पाकिस्तान को दी है वो बाइंडिंग है पाकिस्तान के लिए। क्यों बाइंडिंग है? क्योंकि वो लिंक्ड है IMF लोन से। अगर पाकिस्तान उनको पूरा नहीं करता तो पाकिस्तान को मजीद आगे लोन भी नहीं मिलेगा, इसलिए पाकिस्तान को उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना भी ज़रूरी है। अब इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होता है कि इतना डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर क्यों है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जबकि इंडिया भी इसी लिस्ट में आना चाहिए। इस पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एड्रेस जब वो कर रहे थे, एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी, हाई लेवल पैनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी फॉर अचीविंग 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। इसमें उन्होंने भी यही क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो उस पे उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि उनका इतना डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर क्यों है पाकिस्तान के खिलाफ। इसी तरह उन्होंने कुछ और भी क्वेश्चन रेज किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है और इंडिया है, ये पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी हैवी लॉबिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी रखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, चाइना की वजह से पाकिस्तान, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और CPEC की वजह से ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि इनके ब्लॉक में आ जाए। फ्रांस का रिसेंटली हमारा मामला हुआ है नमूसे रसालत का, तो पाकिस्तान का जो उनके खिलाफ स्टांस था उसकी वजह से फ्रांस जो है वो इनकी हमायत कर रहा है, और फ्रांस जो है वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के क्लोज अलाइड है, तो इसी वजह से जो फ्रांस है वो भी हमारे अगेंस्ट है। क्योंकि ये फ्रांस बेस्ड है तो फ्रांस का एक मेजर रोल है इसमें। इंडिया जो है वो हमारा शुरू से ही एनिमी रहा है, तो इसलिए ये तीनों कंट्रीज मिलकर लॉबिंग कर रही हैं, और ये बड़ी इफेक्टिव लॉबिंग कर रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। रिसेंटली जो डोजियर पाकिस्तान ने जमा करवाया उसमें और जो इंडियन क्रॉनिकल्स पकड़े गए हैं उनके तो रिपोर्ट जारी हुई है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी हैवी लॉबिंग हो रही है। तो इसकी वजह से, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो रेमिफिकेशंस क्या होंगी अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है। एक इस्लामाबाद रिसर्च है, एडवाइजरी है जिसका नाम है
तो मतलब उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हो जाता है तो पाकिस्तान तकरीबन जो है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान तकरीबन 38 बिलियन जो है वो सफ़र किया है पाकिस्तान ने अभी तक। सॉरी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ये जो एडवाइजरी है, रिसर्च एडवाइजरी, इसके मुताबिक पाकिस्तान पास से लेके अब तक, जब तक ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान को अभी तक $30 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो पाकिस्तान स्वेयर किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगी। उसके बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी डिक्लाइन कर जाएगी, और जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर वगैरह है वो अपनी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में बंद कर देंगे, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली लोन भी कोई कंट्री प्रोवाइड नहीं करेगी। इसके बाद अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो कंट्रीज़ की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो जैसे कि सैंक्शंस की वजह से बंद हो जाएंगी, जैसे ईरान के साथ हुआ है। तो और जो रेमिटेंसेस हैं वो भी आना बंद हो जाएंगी, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर जाएगी, और पाकिस्तान किसी दूसरी जो लैंडर्स हैं, इंटरनेशनल लैंडर्स हैं जिनसे लोन लेता है अक्सर, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो भी पाकिस्तान को नहीं देंगे, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह इससे सफ़र करेगी। ये रेमिफिकेशंस हैं कुछ। इसके बाद जो मज़ीद रेमिफिकेशन वो ये है कि जो हमारी ऑनलाइन सिस्टम है, जो ई कॉमर्स वगैरह है या ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हैं, जिन पे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ बेस कर रही हैं, ठीक है, वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की हुई है पाकिस्तान में उसको विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करेंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ग्रे लिस्ट में मजीद अगर पाकिस्तान रहता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान का जो बिजनेस क्लाइमेट है और जो ग्रोथ है ई कॉमर्स की वो और डिजिटल सेक्टर की, ये वो काफ़ी मुतासिर होगी। और इसी तरह अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो फिर और मच वर्स हो जाएगा काम। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास बेसिकली ऑप्शंस क्या बचती हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। पाकिस्तान को सबसे पहले, जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फेलियर हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसकी वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो रिएक्टिव है, ना एक्टिव है ना प्रोएक्टिव है। हम सिर्फ रिएक्टिव में चीज़ें करते हैं। अगर कोई चीज़ हो जाती है फिर अपने रिएक्शन के तौर पे उसको करते हैं। तो पाकिस्तान को जो लूप होल्स हैं इसके फाइनेंशियल सिस्टम्स में, उसको नीड है, उसको ज़रूरत है कि पाकिस्तान उसको ठीक करे। और जो कंट्री ये भी है, फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो अब जो है पाकिस्तान को चाहिए कि जो अपने जो फॉर्मर अलाइज हैं उनका जो है वो जो कॉन्फिडेंस है वो रीगेन करे। वो क्यों? मैंने जैसे कि अलाइज की बात की थी कि अलाइज ने अपनी सपोर्ट खींच ली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चाइना है, जो उसकी निगोशिएशंस हो रही थी इंडिया के साथ, तो वो इंडिया को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस बेस पे उन्होंने पाकिस्तान को फैटअप में सपोर्ट नहीं किया। जो मलेशिया है उसने भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की। सऊदी अरेबिया के साथ रिसेंटली, जैसे कि हमें पता है कि रिसेंटली हमने उनको चाइना से पैसे लेके उनका लोन वापस किया, डिमांड किया, उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो जिसकी वजह से वो हमसे नाराज़ है, और उन्होंने अपनी सपोर्ट शो नहीं की। सिर्फ एक कंट्री थी जिसने अपनी सपोर्ट शो की है, वो है तुर्की। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान को एक प्रैग्मेटिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि वो सेटिस्फाई कर सके फैटफ को। और इससे पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान की जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान उसको अट्रैक्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान को है हेल्प मिलेगी। जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में अब 10%, अराउंड 10 to 11% पे पहुंची हुई है, पॉवर्टी है, टेररिज्म है, इसको ख़त्म करने में। तो ये ओवरऑल अभी तक की जो डिस्कशन थी हमारी फैटफ में। होप है कि आपके जितने भी डाउट्स है, जितनी भी क्वेरीज थी फैटफ से रिलेटेड, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे उसको आंसर कर देता हूँ मैं, कि जो मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है जिसको पाकिस्तान ने होस्ट किया है, उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन की थी? तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन की थी। ये इसका राइट आंसर है बी। तो
आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगा, हेल्पफुल है तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि कुछ जो लूप होल्स हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी चेंज करनी है, प्रेजेंटेशन में कोई इशू है, तो काइंडली आप जो है वो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू।